आज के इस कार्यक्रम को शुरू किया चाहते हैं। आने वाले लोग बाद में आते रहेंगे, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम की अपनी एक गरिमा है, हम समय पर इसको शुरू करना चाहते हैं, यद्यपि थोड़ा लेट है। मैं सबसे पहले मंच को सुसज्जित करना चाहूंगा और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोग्राम को संयोजित आयोजित करवाने में इनकी महती भूमिका है। जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो ये माहौल को थोड़ा सा शायद मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मैं ये समझा था कि तू है तो दरख्शां है बहार, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, ये ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर वो भी नजर क्या कीजिए, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं बस की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना बताऊं, आज जो मेरे पिता श्री प्रकाश सानी की गजल की पुस्तक लोग भड़कती है, उसके ऊपर चर्चा और परिचर्चा का जो विषय रहेगा, आशा करता हूं कि उनकी याद में ये पुस्तक का लोकार्पण होगा वो और भी ज्यादा खुशनुमा माहौल बनाएगा इस महफिल को। धन्यवाद। और मैं और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। पॉजिटिव चीज से नेगेटिव चीज बनती है कि कहता है कि उसको कोई प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया, उसको कोई प्रेम की चादर उड़ाकर ले गया और हम संबंध के सम्मान करते रह गए, और हम संबंध का सम्मान करते रह गए। एक अच्छी चीज से नेगेटिव चीज हो गई और नेगेटिव से पॉजिटिव इसके अंदर हो जाती है कि मैं तो काबिल ना था उसके दीदार के, मैं तो काबिल ना था उसके दीदार के, उसकी चौखट पे मेरी खता ले गई। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये चीजें आ जाती हैं। तो खैर, प्रकाश सानी जी की बात चल रही है, मेरी मुलाकात उनसे हुई, कई मर्तबा हुई इस शहर के अंदर 2016 में उनके इंतकाल से पहले, क्योंकि शायरी का मैं भी वो एक कहना चाहिए कि शागिर्द हूँ, शायरी मेरा भी शौक रही है और वो शायर थे बहुत पुख्ता, और शायरी सुनने का शौक उनका भी रहा था। रोड़ी बाजार के अंदर उनकी दुकान के ऊपर कभी मुलाकात होती थी, कभी टाउन पार्क के अंदर अपनी साइकिल पे वो घूमते, कभी मिल जाते। मुझे एक बार इत्तेफाक हुआ उनके घर जाने का, नौहरिया बाजार के अंदर कहीं पीछे की तरफ गलियों के अंदर उनका घर था। तो मैं एक बार गया, उनसे पूछता पूछता रास्ते में बात होती रही, कहाँ हूँ, इधर आ जाओ, इधर घूमो, इधर चले आओ। फिर जहाँ घर तक जाना था तो सड़क टूटी हुई थी, तो मैंने कहा ये तो रास्ता ही बहुत खराब है। तो उन्होंने शेर कहा कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। सुरेश वर्णमालो सुरजीत सिंह, कल सुबह प्यार में तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। कल सुबह प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। ये तो हम क्यों लगा रहे हैं? रोड़ी बाजार से मैं जा रहा था, भगवती बैग के नाम से दुकान है। सुधीर मेरे को कहने लगे, आओ शास्त्री बाहर खड़े थे, चाय पीते हैं। मैंने कहा चाय तो मैं मेरे दोस्त के पास जाके पी। उसने कहा कि उनकी चाय मेरा भाई चाय में क्या फर्क है। मैंने कहा यार वो चाय करने के लिए जाएंगे, एक कप चाय बनवाएंगे, 2 कपों में डलवा के जाएंगे, फिर एक मेरे को देकर एक आप लेंगे, उसके बाद फिर वो मेरे से मेरी बिजली लगवाएंगे,
फिर मुझे कुछ शेर सुनाएंगे, फिर अपनी बात करेंगे। वो सुधीर का लगा तो फिर तो हमें भी ले चलो ना, बोले नहीं यार, बोले मैं भी करना चाहता हूँ, बोले नहीं यार, बोले फिर तुम मेरी भी खवाओ, मैं ऐसे जाऊंगा भी। तो ये प्रकाश सानी का ये था कि वो उनका उन्हीं की एक बात है, कौन जानेगा अभी उससे भी अनजान हूँ मैं, जो के तकलीफ से वल्लाह भी नादान हूँ मैं, लोग कहते हैं जो नाकाम मुकद्दर से रहे, बदनसीबी की उसी दौर की पहचान हूँ मैं। ये प्रकाश सानी की जो बात है। रही बात परिचय की, तो एक भूप सिंह राणा फिल्मी नाम उनका था, फिल्मी नाम उनका भूलकर फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। आदर्श राणा, उन्होंने मीर का मुझे एक कुछ लाइनें सुनाई तो वो मुझे छप गई मेरे दिमाग पे, वो भी वहां आया करते थे। शहर में ऐसा कोई शायर नहीं था जो प्रकाश सानी की दुकान पे न गया। तो उन्होंने सुनाया कि क्या बूढ़ हो वास परिचय, क्या बूढ़ हो वास पूछो हो पूरब के साकिनों, और हंस हंस के बात करते हो हमको पुकार के, दिल्ली था एक शहर जो आलम में इंतखाब, मंसूबे होते थे जहाँ पे रोजगार के, और फर्क ने जिसे उजाड़ कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उस उजड़े गया। तो ये बात शायर के लिए थोड़ी कम है, हालांकि बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायर कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके लिए मुझे पंडित पुरुषोत्तम नाथ जिया का कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि मोहब्बत झोंपड़ों में कैफ से मखमूर रहती है, मोहब्बत ऊंचे ऊंचे मंदिरों से दूर रहती है, मोहब्बत रूह की तस्कीन है किस्मत के मारों को, मोहब्बत एक भयानक ख्वाब है सरमायादार। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में अब जहां तक बात, मुझे तो परिचय के लिए कहा गया है, मैं कोई नाकीद या तनकीदकार नहीं हूँ। शोरा हजरत बैठे हैं बड़े बड़े विद्वान, वो उसके बारे में ज्यादा बात कहेंगे। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि कहने को तो ओम प्रकाश कटारिया और प्रकाश सानी 12 दिसंबर 1945 को उनकी आमद होती है और 19 फरवरी 1917 को वो रुखसत लेते हैं। उनके वालिद शंभू दयाल जी, उनकी वालिदा चरणी देवी जी, शंभू दयाल जी और सुरजा राम जी, इनके वालिद के 2 भाई थे, प्रकाश सानी और चुनीलाल, ये भी 2 भाई थे। प्रकाश सानी का विवाह 19 दिसंबर 1972 को शायद, पीछे को तो यही है, लेकिन किताब की जो बात है उस पे इन्हीं की तकलीफ से नसर हुआ शेर है, वसीदा इस किताब के पन्नों को यूं न देख, लिखा है इसके ऊपर क्या कुछ उस पे गौर कर। तो ये प्रकाश सानी ने जो उनका परिचय यहीं से पूरा नहीं हो जाता है। मैं समझता हूँ जब तक शायर की उनकी जो तख्लीकात है, जो उनका रचना धर्म है, जो वो सोचते हैं, जो वो जीते हैं, वो सारा कुछ मिला के होता है। बेशक प्रकाश सानी जो है वो उन्होंने काफी लिखा जो है वो खास करके उन्होंने हुकूमती निजाम पर, फलसफे पर, शायरी गजल और कुछ और जो बातें हैं जो उनके ऊपर मैं कुछ एक दोस्त शेयर करके ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं आगे बताएंगे। तो मैं बेशक जदीद शायरी और तरक्की पसंद शायरी और अंजुमन तरक्की का हिमायती हूँ, लेकिन प्रकाश सानी की शायरी में जो फलसफा है, रूहानियत है, उस पर जो उनका एतकाद और एतमाद है, उससे भी मुझे कोई नाइतफाकी नहीं है। और उसी सिलसिले में
जो उन्होंने उनके जो खास करके जो विषय है वो ये है कि इन्होंने कॉलेज के अंदर, आप सभी जानते हैं उनको बहुत अच्छे से, रासिक जहानाबादी का एक शेर है कि शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिक, कि शागिर्द हैं हम मीर से उस्ताद के रासिक, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। तो मैं ऐसे ही उस्ताद शायर को यहाँ पर बुला रहा हूँ इस पुस्तक के ऊपर अपनी बात कहें। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो शुक्रिया निज़ामत करता हूँ जिन्होंने इतने खूबसूरत अल्फाज से मेरा तारुफ करवाया। अभी अभी एक बात कही है कि कंजूसी वगैरह जो भी, तो एक जगह साहिर ने लिखा था कि मुफलिसी, जिसको हम कंजूसी कहते हैं, कंजूसी नहीं होती। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के साथ में नहीं, भूख आदाब के सांचे में ढल नहीं सकती। नेक मादाम बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हमें जीस्त के अदवार परखने होंगे, अपनी जिल्लत की कसम, आपकी अजमत की कसम। तो वो ये मुफलिसी जो होती है, ये चीज ऐसी होती है। उसके अलावा अपने मौजूद में आने से पहले इसकी समालोचना किताब की, ये याद रखना चाहिए कि नजर ऐब बी की है, ऐब तलाश करने वाले की नजर ऐब बी की है, ऐबों के ऊपर, और हुनरवर हमेशा हुनर देखता है, हुनरवर हमेशा हुनर देखता है। तो प्रकाश सानी के बारे में बात करते हुए उनकी इस किताब लौट रखती है, ये थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छे लगती है। प्रकाश सानी के लिए जो मैंने लिखा आने से पहले, वो जिसे तीर बी ने पाला था अंधेरों में, वो जिसे तीर बी ने पाला था, दर हकीकत वो एक उजाला था। वो जिसे तीर बी ने पाला था, दर हकीकत वो एक उजाला था, और वो एक इंसानियत का जज्बा था। वो एक इंसानियत का जज्बा था। वो ना मस्जिद था ना शिवाला था, वो ना मस्जिद था ना शिवाला था, और अपनी सीरत से एक, अपनी नेचर से, अपनी सीरत से एक उकाब था। वो उकाब, बाज, शाहीन, अपनी सीरत से एक उकाब था। वो मुखालिफ धुन में उड़ने वाला था, मुखालिफ धुन में उड़ने वाला था। और वहीं गुर्बत की बात आ गई कि उसकी गुर्बत ने जो दिए उसको, उसकी गुर्बत में जो दिए उसको, जख्म सीने पे रोने वाला था, जख्म सीने पे रोने वाला था। और जो उनका काम था, पेशा था, लेकिन वो किस कैंची से काम लेते थे? अना, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान, अना। उसने अपनी अना की कैंची से हर एक नश्तर को काट डाला था। उसने अपनी अना की कैंची से हर एक नश्तर को काट डाला था। और ये एक सच्चाई है जो मैं अपने दिल से कहना चाहता हूँ उसके बारे में, कि घर की नींवों को थाम रखा था, घर की नींवों को थाम रखा था, गिरती दीवार को संभाला था। ये सारे जो बच्चे हैं, परिवार है, गिरती दीवार को क्या संभाला था। और उसके बाद ये आजकल का जो एक रवायत है कि क्या गजब के हैं आजकल के पिसर मानी संतान, क्या गजब है कि आजकल के पिसर
गिरती दीवार से बुजुर्गों को जो कभी कान तक नहीं देते, मरने पे रत जगह कराते हैं, मरने पे रत जगह कराते हैं। और अगला एक शेर उन्हीं के लिए, एक किताब के लिए है। अब मैं धीरे धीरे पुस्तक पे आता हूँ। आतिश इश्क है ये खेल नहीं है साहिब, आतिश इश्क है ये खेल नहीं है साहिब, दबाओगे इसे जितना ये लौ उतनी भड़कती है, लौ दबाओगे इसे जितना ये लौ उतनी भड़कती है। दूसरा सानी के लिए, एक सहरा था रेगिस्तान, एक सहरा था और प्यासा था। प्यास बहुत थी उसी इंसान में, प्यास बहुत शिद्दत से भरा शब्द होता है, गहरा शब्द होता है, इतना आसान नहीं होता कि 2 घूंट पानी पी लो और बुझ जाए। एक सहरा था और प्यासा था, शायद सदियों की प्यास थी उसको। एक सहरा था और प्यासा था, शायद सदियों की प्यास थी उसको, और रूह का हाल उसकी क्या कहिए, रूह का हाल उसकी क्या कहिए। जख्म खुर्दा, जख्मी थी जगह जगह से, जख्म खुर्दा उदास थी उसकी, जख्म खुर्दा जख्मों से भरी हुई, जख्म खुर्दा और उदास थी वो। कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन उर्दू का शब्द बोल लिखूँ। अगर भाई प्रकाश सानी को एक लफ्ज में समेटा जाए तो वो है, पूरी निचोड़ और ब्रीफ एक शब्द में प्रकाश सानी, और वो मैंने लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स में, एक ईमानदार शायर। एक ईमानदार शायर ये होना बहुत बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े शायरों से शायरात से मेरा वास्ता पड़ता रहता है, ये बड़े बड़े महानगरों में, लेकिन ईमानदार शायर में होना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक ईमानदार शायर, उसके शेरी मजबूर लौ भड़कती है पर तबसरा करते हुए, कागज ज्यादा नहीं है, प्रिंट मोटा है, मुझे दिखाई कब देता था, तनकीद करते हुए ये कहना चाहूंगा कि किसी तहरीर को, लिखावट को, लिखे कृति को, रचना को समझने से पहले उसके किरदार को, फनकार को जानना उतना ही जरूरी है। अगर इंसान एक अच्छा किरदार नहीं है, एक अच्छा फनकार नहीं है, तो अच्छा लिख नहीं सकता, कभी नहीं लिख सकता। वो सिर्फ तुकांत करेगा, काफिया रदीफ जोड़ेगा, इसमें कौन पूछता है। किरदार को समझना बहुत जरूरी है। लौ भड़कती है सिर्फ एक शेरी मजमूआ नहीं है। सामाईन साहिबान, आप जो सुनने वाले हैं, लौ भड़कती है सिर्फ एक शेरी मजमूआ नहीं है, बयान है, दास्तान है। तमाम उस मुखालिफ और तेज तुंद आंधियों जैसी तेज चलने वाली हवा, तेज तुंद हवाओं से लड़ने वाले एक दरकते हुए शजर की, एक ऐसा कमजोर सा वृक्ष जो तेज हवाओं से लड़े जा रहा है जिंदगी भर। सानी का हाल वही रहा, शजर सी है। आमतौर पर तनकीद करने वाले नक्काद जो होते हैं, समालोचक जो होते हैं, उनकी एक शौक होता है, उनकी एक कमी होती है। वो अपनी विद्वता बताने के लिए, ये कमी है, देखो जी यहाँ कमी है, ये है, वो है, यूं है, ये बहुत देखी है मैंने, और ये नहीं होनी चाहिए। तनकीद करने वाले सिनफे सुखन, ये जो विधा है, लिखने की विधा है, गजल या कोई भी हो, सिनफे सुखन की तकनीक पर जोर देते हैं, टेक्निकलिटीज पे, टेक्निक्स पे, कि इसमें ये कम, छंद विधान में ये कमी हो गई, ऊपर नीचे हो गया, ये
मात्रा हो रही है, ये हो रही है, ये देते हैं ये बताने के लिए वो कितने आलिम हैं मैं नहीं दूंगा, ना ही मैं कहूँगा। लेकिन मेरी नज़र में मैंने एक शेर लिखा था ऐसे लोगों के लिए, और दिल्ली में पढ़ा था, बहुत बड़े बड़े शायर आए हुए थे, और वो शायर भी थे छंद विधान के, गजल के, काफिया, रदीफ, बहर, तवाज़न, ये वो, और जितने भी बहर है, 12 बहर होती है, ये सब बताने हैं। तो मैंने लिखा था उनके लिए कि नजात, ध्यान से सुनो, रदीफो, काफियाओ, बहरो, वजन, ये सारी वो टेक्निक्स हैं। रदीफो, काफियाओ, बहरो, वजन नर्सरी क्लास का सिलेबस है। ये मेरी नजर में नर्सरी क्लास का सिलेबस है। जो इसको गलत समझता हो हाथ खड़ा करके खड़ा हो। जैसे गालिब कहा करते ना, सवाए आम है याराने मुक्तदा के लिए, मैं भी वैसे ही कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं लिख दिया, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं एक शेर में, आप उसमें एहसास कहां से ढालेंगे, जज्बात कहां से ढालेंगे, दिल की धड़कन कैसे उसमें शामिल करेंगे, वो तो नहीं आती। तो ये नर्सरी क्लास का सिलेबस है, इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। जब तक आपके शेर में आपका दिल नहीं धड़कता, शेर बेजान होता है। दूसरी बात, एक अच्छा शायर होने के लिए जरूरी नहीं कि बशर आलिम फाजिल हो, एमए हो, पीएचडी हो, फलाना हो, कोई जरूरी नहीं सूरदास कितना पढ़ा हो। सोच के देखिए कबीर कितने पढ़े थे। तो ये कोई जरूरी नहीं होता। उसका संवेदनशील होना, हसास होना, हसास होने जिसके एहसास बहुत गहरे हैं, उसको हसास कहते हैं। हसास होना बहुत जरूरी है, और वो मेरे दोस्त प्रकाश सानी थे। मैंने अभी पिछले दिनों में एक शेर पढ़ा था, बड़े अच्छे शायर आए हुए थे चंडीगढ़, तो मैंने अपना विचार ये जाहिर किया था, और यही गजल में होता है, यही ये नहीं होना चाहिए। दिल से वाबस्ता हो, जुड़ी हुई हो, दिल से निकली हुई हो, दिल से वाबस्ता हो, तो एक गजल लिखने में, दिल से वाबस्ता हो तो एक गजल लिखने में कुछ ज्यादा नहीं, एक उम्र निकल जाती है, एक उम्र निकल जाती है, और ये सच्चाई है। मैं आज तक आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ सारी उम्र बेकार निकाली, कुछ नहीं अच्छा लिखा। जब भी पढ़ता हूँ अपने से, वो बहुत ही कितने ही ऊंचे लोग जो शायर हुए हैं, गालिब को सराहने रखता हूँ हमेशा, ये करता हूँ, तो यूँ सोचता है लानत है इस जिंदगी पर, एक भी शेर ऐसा नहीं लिख सका जिसको मैं खुद कह सकूं कि हाँ ये कहीं तो है, ये सच्चाई, इसको स्वीकार करना चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं उनकी जिंदगी में बिखराव बहुत, आप सब मानेंगे, शायरी में बिखराव और जिंदगी में बेबहर होना, बड़ी ये विरोधाभास की बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर रूपदेव समझ सकते हैं, ये साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। शायरी में बिखराव, जब तक इंसान की जिंदगी में बिखराव नहीं होता, जब तक वो बेबहर, बहर से हटकर यूं ही बिखरा हुआ नहीं होता, तब तक शायरी मकबूल नहीं हो पाती, दिल को कबूल नहीं हो पाती। घर की बात तो मैं जानता नहीं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक वाली गली में उनकी दुकान का यही मंजर था, और उस दुकान के मंजर पर एक शेर कोट किया है मैंने लिखा था किसी वक्त अपनी गजल में, बेकरीना माने बिखरा हुआ, बेकरीना, किताब यहाँ पढ़ी है, फलानी यहाँ पढ़ी है, कॉपी वहां पढ़ी है, ये उसकी दुकान पर भी जाते ना, कैंची कहीं होती थी, फलाना कहीं होता था, टुकड़े काटे हुए कहीं गिरे पड़े होते थे, और आ जाओ बैठ जाओ जी चलो बातें करें, वो बेकरीना था। लेकिन मैंने उसको बहुत बड़ी खूबी माना है, बेकरीना है हर एक चीज,
कलम दां के सिवा, कलम दम, कलम से जिससे लिखते हैं, कलम डुबो डुबो कर, बेकरीना है हर एक चीज कलम दां के सिवा। ये किसी उम्दा उम्दा सुखनवर का ही घर लगता है, ये किसी शानदार शायर का ही घर होगा, हर चीज बिखरी पड़ी है। हाँ, कलम और दवा बड़े सही कहा, ये किसी उम्दा सुखनवर का ही घर लगता है। सानी के शायराना सफर में अगर उनके मोहतरम, उनका नाम कभी याद नहीं गया अभी तक भी, मैं जानता था भूल गए होंगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे रिश्तेदार थे, लेकिन उनके मोहतरम उस्ताद पंडित जियालाल जिया डिप्टी कलेक्टर साहब का जिक्र होना लाजिम है, जिनसे वो बाकायदा इस्लाह लेते थे और हम रोज देखते थे कि सानी उनसे मिलने आते, दिखाते, सीखते, पढ़ते, करते, उनका जिक्र होना लाजिम है। उनकी शायरी सीखने का शौक और मशहूर मारूफ शोरा साहिबान से राब्ता रखना, मिलना जुलना, जुनून और राब्ता रखने का जुनून जो था, जुनून वो काबिल तारीफ था। जहां कोई देखते कोई अच्छा लिखता है या कहीं से अच्छा मिल सकता है, दौड़ते जाते। प्रेम वारवर्टनी और राजेंद्र नाथ रहबर साहब उनमें खास नाम, इनको मैं नहीं जानता था और ये कई बार उनको मेरे साथ डिस्कस किया रहबर को भी, प्रेम वारवर्टनी को ज्यादा। अब सानी के लिए फिर एक शेर, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत, मोहसिन का लिखा शेर है, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, खूबसूरती देखिए, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देते हैं, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देते हैं। और जो ये था कि वो कम पढ़े लिखे थे, ये थे वो थे, उनके लिए अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा हुआ है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने रिपोर्ट भी किया है। एक शब्द होता है अगर वो किसी के दिल में नहीं है, वो शायर है ही नहीं। जो अपने कहीं बैठा हो और सोचता हूँ मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, मैंने बड़ी तो बंदियां की हैं, मैंने बड़ी कविताएं लिखी हैं, अगर उसके दिल में दर्द नहीं है तो वो शायर नहीं। दर्द को दिल में जगा दो अकबर, सोचे ना कितना बड़ा शायर है। दर्द को दिल में जगा दो अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती, क्या बात है, इल्म से शायरी नहीं आती। और ये शेर पढ़ने के बाद में अभी यहाँ बैठा लिख रहा था पेन से, और वो सानी के लिए ये लिखा है मैंने कि वाकई खून शायद सानी के जिस्म में जो मैंने महसूस किया, खून से ज्यादा शायद दर्द की मिकदार थी सानी के जिस्म में जो मैंने महसूस किया। अब सानी के लिखे हुए अशार जो इस किताब में, जो मुझे बड़े अच्छे लगे और उनको मैं कोट करना चाहूंगा। तरसते हैं दीवालों को जो भूखे पेट सोते हैं, कहाँ उठती है, कहाँ उठती किसी की आंख इन गुर्बत के मारों पर। और ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि आज नहीं बल्कि मेरे ख्याल में 40 साल पहले मैंने एक जो इंग्लिश होता है न्यू ईयर डे, तो तब मैंने कनॉट प्लेस की सड़क पर बिना कुछ ऊपर चादर लिए ढके यूं ही लोग सोते बच्चे औरतें देखी थी, जबकि हम बेवकूफ लोग नया साल मना के आ रहे थे। तो मैं इतना दुखी हुआ, मेरी किताब में छपी हुई वो, कि मैंने घर आते ही लिखा था कि सड़क की गोद में सोए सितारे देखता हूँ जब, ये लिपटे धूल में किस्मत के मारे देखता हूँ जब, तो जी चाहता है कि सपनों का सौदागर में बन जाऊं, हर एक मायूस को जीने का एक सपना ही दे आऊं।
वो इन सपनों के दम पर जिंदगी का बोझ तो ढोले, खुशी की चाह में जी ले, उम्मीदें ख्वाब में सो ले। तो वही बात है, जो दर्द का एहसास है होना चाहिए। दूसरा इनका शेर है, कहीं खामोश है तूफान, कहीं गर्दिश भंवर में है, कहीं सर फोड़ती मौजें भी देखी हैं किनारों पर। बहुत अच्छा शेर, वाह कहना पड़ेगा इसको। और अगले शेर को जो मैं पढ़ने चाह रहा हूं, मैंने विशेष तौर पर सूचित किया हुआ है, वो एक अच्छा शायर ही लिख सकता है, तुकबंद नहीं। फूल भी कांटों में रहकर अब नुकीले हो गए, फूल भी कांटों में रहकर अब नुकीले हो गए, और होंठ खुशबू के बर्फबारी से नीले हो गए। फिर वो लिखते हैं, ये ख्वाब देखे थे मौसमी गुल के, लेकिन पतझड़ों में हयात निकली है। सोचा क्या होता है, लेकिन सच्चाई किससे जूझ रहे होते हैं, ये शेर से बयां होती है सानी के। अब कभी कहीं तो मिलेंगे निशान मंजिल के। देखो ना, एक तलाश बहुत जरूरी है कि कभी कहीं तो मिलेंगे निशान मंजिल के। इसी तलाश में ये जिंदगी गुजारी है। ये अच्छे इंसान की निशान। इसी ख्याल से मुझको सुकून मिलता है कि नेकियों से ही ये जिंदगी गुजारी है। और अना जिंदा रही फनकार की फाकों में भी सानी, वही अना वही फाके, लेकिन जिंदा रखना अपने आप को। अना जिंदा रही फनकार की फाकों में भी सानी, दयारे फन में, फन के हल्के में, यही हासिले फनकारी है। और ये बंजारों का डेरा है। ये छोटी दहर की गजल लिखना बड़ा मुश्किल होता है। ये बंजारों का डेरा है, 2 दिन का रैन बसेरा है, कितना फकीराना ख्याल है। ये बंजारों का डेरा है, 2 दिन ये रैन बसेरा है। शाम ढली शक सर पे, अब एक संदेशा पैदा हो गया शाम ढलने। शाम ढली शक सर पे, अब सानी ख्वाब सवेरा है, पता नहीं सुबह हो कि ना, क्या होगा। जीवन की अनिश्चितता इसमें जाहिर होती है इस शेर में। और फिर उसी बात की, डोली बेटी की घर से क्या उठती, इसका दर्द तो सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। डोली बेटी की घर से क्या उठती, आजकल घर में तंग दस्ती है, और सर अकीदत में जिनके झुकते हैं, अकीदत में, चापलूसी में नहीं, सर अकीदत के जिनके झुकते हैं सानी, उनकी अजीम हस्ती है। बहुत बड़े हैं वो लोग। बस थोड़ा सा मुख्तसर रह गया है। जिंदगी मजबूरियों का मुख्तसर सा नाम है, आदमी का हौसलों से के साथ ना काम है। और ये एक शेर और बड़ा इन्होंने उच्च कोटि का लिखा है अगला। ये वो शेर है जो एक शायर अच्छा शायर नहीं लिख सकता है। ये नहीं, और ये समझ भी नहीं आएगा वैसे जल्दी से। पढ़ने वाले अगर एक्सप्लेन करना पड़े, बहुत टेढ़ा शेर है। चिरागे नफस की ये लौ बुझ ना जाए, अभी दिल की धड़कन में ज़ेरो ज़बर है। अभी दिल की धड़कन में ज़ेरो, ये ज़ेरो ज़बर बड़ा पंगे का काम है, उल्टा सीधा। इसमें फंसना मत, ज्यादा इस पे ध्यान न दें, क्योंकि ये बहुत गहरा, बहुत उच्च कोटि का शेर है। अभी दिल की धड़कन में ज़ेरो ज़बर है। उर्दू में जो ज़ेरो ज़बर होते हैं ना, देखो कहाँ प्रयोग किए। ये शायर का काम है। बस आधा पेज। सानी के इस मजमूए का उन्वान शीर्षक
उसकी जाती जिंदगी और जहनी कैफियत से, जहनी दिमागी कैफियत से सीधा ताल्लुक रखता है। वो अपने, ये मैंने इसकी सारी इसका लौ भड़कती को फिर एक शब्द में, एक सेंटेंस में कहने की कोशिश की है कि वो अपने दामन में अंगारे लिए फिरता था। वो अपने दामन में अंगारे लिए फिरता था। ये तो एक मिसरा ही है, ये शेर नहीं है, शेर आगे है। अपनी गिरती हुई दीवार को वो अपने हाथों से थाम लेता था। अपनी गिरती हुई दीवार को वो अपने हाथों से थाम लेता था और अपने बखिए उधेड़ता था। वो खुद से वो इंतकाम लेता था। ये मैंने चलते चलते लिखा था, बाद में अभी टाइप करवाया दोपहर। अपने बखिए उधेड़ता था वो, खुद से वो इंतकाम लेता था। और फिर तंग दस्ती में भी हर हाल मुस्कुराता था। ये अभी यहीं बैठ के गया अपने सभा, यहाँ आके बैठा। तंग दस्ती में भी हर हाल मुस्कुराता था। गमों, देखिए उसके पेशे से जोड़ दिया मैंने ये शेर, लेकिन इस ढंग से, तंग दस्ती में भी हर हाल मुस्कुराता था, गमों के जिस्म का हर नाप ढूंढ लाता था। उसके फीते, वो अपने फीते से ये काम करता था जो आप लोगों को नजर नहीं आया कभी। गमे तंग दस्ती में भी हर हाल मुस्कुराता था, गमों के जिस्म का हर नाप ढूंढ लाता था। और छोटी छोटी सी बात पर अक्सर दर्द के कहे लगाता था। छोटी छोटी सी बात पर अक्सर दर्द के कहे लगाता था। और बात को मुख्तसर ब्रीफ करता हुआ ये कहना चाहूंगा कि प्रकाश सानी का यूं जाना सिरसा के अदबी इदारों को मायूस कर देने जैसा है। दुआ करता हूं कि उनके इस शेरी मजबूरे की लौ भड़कती रहे, दहकती रहे, महकती रहे और इसे पढ़ने वालों की बेशुमार मोहब्बत हासिल हो। इस दुआ के साथ शुक्रिया। आप इसे ठीक कमाल, बहुत ही कमाल का उनका सारा मजमूआ था जो भी उन्होंने यहाँ पर पढ़ा है। और एक से दूसरे को निस्बत यूं भी होती है कि वो कहीं न कहीं उनके अंदर कोई चुभन है। और प्रकाश सानी जी दर्जी हुआ करते थे, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम तो समझे थे कि होगा कोई एक आध जख्म, कोई बात नहीं, होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। तो इनके दिल में बहुत सारा काम रफू का था और उसके लिए जरूर प्रकाश सानी जी कहीं ना कहीं इनसे वो रखते होंगे कि गरीब लोगों में बांट दूं किसी एक रात को, आसमां का निजाम दे मेरे हाथ में। तो अब खैर हम प्रोग्राम को आगे चलाना चाहते हैं। तो लेखक प्रकाश सानी जी की पुस्तक लो भड़कती है के लोकार्पण एवं चर्चा में शामिल सभी हाज़रीन का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं समुद्र की गहराई को माप नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि समुद्र गहरा होता है। और यही बात मैं सानी जी के साहित्यिक जीवन के बारे में कहना चाहूंगा कि उनके साहित्यिक जीवन को मैं वास्तविक आकलन नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उनका साहित्यिक जीवन सार्थक, स्वाभाविक और बिल्कुल एक उम्दा, अगर मैं कहूं कि उम्दा उनका साहित्य रहा है। मैंने उनकी यही एक बुक पढ़ी है और मैं नहीं जानता था उनके बारे में कुछ भी, लेकिन ये बुक जैसे ही मुझे मिली, मैंने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कि वो एक उम्दा शायर है और उनका साहित्यिक जीवन बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। तो मैं इसी पुस्तक से उनके जो दो गजलें जो है वो आपको सुनाना चाहूंगा। पहली जो गजल है वो है कि बड़ा हैरान होता हूं मैं कुदरत के नजारों पर, बड़ा
बड़ा हैरान होता हूं मैं कुदरत के नजारों पर, खिले हैं फूल कांटों में कहीं पतझड़ बहारों पर, कहीं फनकार की फाका कशी में जान निकलती है, कहीं कोई रस्क करता है मुकद्दर के सितारों पर। तरसते हैं निवालों को, तरसते हैं निवालों को, जो भूखे पेट सोते हैं, कहां उठती किसी की आंख इन गुर्बत के मारों पर। कहीं खामोश है तूफान, कहीं गर्दिश भंवर में है, कहीं सरफोड़ की मौजें भी देखी है किनारों पर। जमाना किस कदर खोया हकीकत की तजस्सुम में, कमते डालते देखे जुनूनी चांद तारों पर। चली न वक्त के आगे किसी की चाल भी कोई, सिकंदर मौत से हारा फतेह पाई हजारों पर। समझ में कुछ नहीं आया किसी के आज कल शानी, यकीन लाती है आखिर हसरतें क्यों ख्वाब हजारों पर। और महफिल में बैठे अदब के खास अदबकारों, आज सानी को याद करते हुए बहुत सारी बातें आप लोग जितने बैठे हैं, यहाँ जो बैठे हैं, सभी के साथ सानी का सभी के साथ रिश्ता था, कम ज्यादा या जितना उन्होंने उनको परखा, जितना उनको देखा, उस हिसाब से वो रिश्ता सभी के साथ था। और आज वो रिश्ता क्या था वो एक ही बाद एक बयां हो रहा है। मैं उन पर किताब पर कुछ बात करने से पहले उन पर मैंने एक कलाम लिखने का प्रयास किया है, एक गजल है, आपसे साझी करना चाहूंगा कि सानी होकर भी वो चेहरा, सानी होकर भी वो चेहरा सचमुच ही लासानी था। सानी मतलब अदर, द्वितीय, एनी अदर, सानी। सानी होकर भी वो चेहरा सचमुच ही लासानी था। लासानी अद्वितीय, सानी होकर भी वो चेहरा सचमुच ही लासानी था। उसकी गजल का हर एक मिसरा कितना कितना मानी था। उसकी गजल का हर एक मिसरा कितना कितना मानी था। गजल सुनाकर उसने दिल से हर एक दिल को जीता था। गजल सुनाकर उसने दिल से हर एक दिल को जीता था। मैं कलाम का एक कलंदर समझो तो उस्मानी था। मुसलमानों के एक खलीफा हुए उस्मान, वो कलाम का एक सिकंदर समझो तो उस्मानी था। और उसके भीतर जाने कितने शायर रचते बसते थे। बहुत बड़ा सानी ने, और अपने शायरी के साथ साथ वो जितने और शायर लोगों उन्होंने पढ़ा वो उनके कंठस्थ थे, याद थे, और वो उनके शेर कोट करते थे, अक्सर बातों में शेर बताते थे। उसके भीतर जाने कितने शायर रचते बसते थे। फानी होकर भी वह बंदा समझो तो लाफानी था। मेरी यादों में आकर अक्सर उस मुझसे मिलता था। मेरी यादों में आकर अक्सर मुझसे मिलता था। मिलने में उस्ताद था, सबका मेरे दिल का जानी था। हमें अपने ख्वाबों ख्यालों में उसने रहना सीख लिया था। वो लफ्जों का दानी था। उसने रहना सीख लिया था, वो लफ्जों का दानी था। ये एक या दो फरवरी की बात है। अश्विनी मेरे पास आया, एक नया चेहरा मैं देखता रहा उनको, लेकिन जब इन्होंने सानी की किताब मुझे दी तो मैं समझ गया कि ये इनका बेटा है। और लो भड़कती है देखकर मुझे
सानी की बहुत सारी बातें याद आ गई और मैंने उसी दिन उस किताब को पढ़ लिया, दूसरे दिन लिख लिया और तीसरे दिन मैंने टाइप करके इनको भेज दिया। आपसे वो बातें मैं साझी करना चाहूंगा। अजीम शायर प्रकाश सानी का बेटा अश्विनी अपने पिता प्रकाश सानी की गजलों की एक नई किताब लो भड़कती है, जिसमें उनकी 64 गजलें शाया हुई हैं, देकर गया तो मुझे लगा 6 साल बाद प्रकाश सानी मेरे रूबरू आकर खड़ा हो गया है। प्रकाश सानी फक्कड़ और फकीर शायर था। वे सिरसा के सबके मित्र थे और किसी भी अदबी गुटबंदी से परे थे। किसी भी अदबी गुटबंदी से परे थे। काम से वे दर्जी थे और एक किराए की दुकान पर 40 साल तक उन्होंने वहां काम किया। वे दिल के इतने पाक साफ और शहंशाह थे कि जब मकान मालिक ने उन्हें दुकान खाली करने के लिए कहा तो उन्होंने तुरंत बेहिचक दुकान की वह चाबी दुकान मालिक को सौंप दी। वे चाहते तो सिरसा के व्यस्त बाजार में करोड़ों की उस दुकान के बदले कोई सौदेबाजी कर सकते। उनकी शायरी जमीनी शायरी थी और वह हमेशा लोगों के बीच में रहकर अपनी बात कहना मुनासिब समझते थे। कुछ बोलना चाहता ऐसे कोई नहीं जी सर। सम्मानित मंच हाजरीन, समोसा ही खाता सी अजे ते बर्फी दा पीस अजे विचे कर लेट दे ते ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। खैर सानी साहब बारे कल बड़ी सीरियस सी महफिल है इस टाइम। पहली पुस्तक जो उनकी आई उन्होंने आई भाव भरे शब्दों के द्वारे। संपादक साढ़े साथी सुरेश बनवाल ने। मैनू ऐ लगता होंगे कि कोई शायर होवे ते वो अद्धा कुता फकीर हुंदा ही है, पर जब सानी साहब को देखते सी ना ते पूरा ही फकीर सी। ते ये जिहड़ी गल है ना फकीरी शायर दे बहुत नेड़े हुंदी है। उन्हां दे शब्दां च बेखुदी जब भी ख्यालों पे सानी छाती, बेखुदी जब भी ख्यालों पे सानी छाती, मेरे अशार भी हो जाते हैं होते हैं फकीरों की तरह। तो ये बेखुदी का जो दौर होता है और जब अशार जिसे शायर लोग अता कहते हैं अता हो रहे हैं या अलग अलग भाषा हो सकती है, वो जी गल है कि सानी साहब भी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने जीवन वास्तव में एक फकीर का जीवन देखने को मिलता है। और उर्दू शायरी के उपाय मैनू वैसे घट ही समझ आई जब भी मैं उन्होंने बैठा ना, उदों उर्दू पल्ले घट ही पैंदी सी। फिर हौली हौली थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। साथी साडे शास्त्री जी इन्हों को जदों बह जाइए ये पता नहीं किन्ने शेर सुना रहे, अद्धे समझ आते अद्धे नहीं आते। इन्होंने वेख के ना थोड़ा जा भी इन्होंने महसूस करते मैंने सारी समझ आ गई, पर इन्होंने पता होता है समझ नहीं आई। ये समझते इन्हों के जो शायरी के मौजूआत ने वो बहुत डिफरेंट तरह के जिहदे फाकिया की बड़ी गल की है। मुखलसी सारी जिंदगी में मुखलसी कटी उन्होंने फाकिया कटी। वो फाके उन्होंने बहुत शेरां में दर्ज ने, किते वो फिलोसफर हो जाते हैं। देखो गजल बारे वो कहते हैं दिल से दिल की बात मानी है गजल, दिल से दिल की बात मानी है गजल,
प्यार पर गबनी कहानी है गजल। मबनी है जी, प्यार पर गबनी कहानी है। ये थे गबनी सी, मैंने गबनी सी। चलो फिर वही गल में तो थोड़ा जैसे गलतियां ना करना जी है, गल थोड़ी होंदी है। ਆਪਾਂ पंजाबी ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਾ उर्दू वाले गलतियां। क्या खबर खुद की किसी को वजद में बेखुदी की तर्जमानी है गजल। यादें माजी की खलिश मिटती कहाँ, यादें माजी की खलिश मिटती कहाँ, मीठा मीठा दर्द सानी है गजल। ये गजल पे उनकी बात है। और कहीं वो ये भी किते वो ये भी चिंता करते हैं भी ये महफिलां ऐ नहीं लगनियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀਆਂ महफिलां ने ਉਹਦੇ वो चिंता कर रहे हैं। महफिल से महरूम होते दिख रहे माहौल पर चिंता करते हैं। मैंने लगा सी शेर है पर नहीं वो मैं याद लिखा है। मीरो गालिब पे कसीदे अब ना लिखे जाएंगे, सुन जाए बस वो कोई हो कहीं हो वही तेरा तक है। क्या बात है। लेकिन वो इसी दौर में आशा की किरण नहीं छोड़ते। देखो ना रंग, एक रोज बुराई को मिटा देगी भलाई, एक रोज बुराई को मिटा देगी भलाई, सदियों से लड़ी है ये जमाने ने लड़ाई। तो मुझे यूं लगता है कि सानी का सानी होना आसान काम नहीं है। शेरियत के मामले में, गजलियत के मामले में उन जैसी शायरी, वो उनका अपना एक मुकाम है। इस किताब को सरसरी नजर से देखा पढ़ा, इतना मुझे समझ आई, क्योंकि मेरी समझ अभी उस लेवल की नहीं है कि मैं सानी को समझ पाऊं, असलियत ये है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सानी का सानी होना आसान काम नहीं है, अभी बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। जाते जाते अपना बदला पूरा कर गए। मैंने इनकी बर्फी छुड़ाई थी, मेरी चाय छुड़ा करके चले गए। मेरे पास चाय पहुंची थी, मैंने सोचा भी 2-3 मिनट और लगे, लेकिन ये बीच में चले गए। खैर फकीरी की बात कर रहे थे और प्रकाश सानी जी की ये सिफत रही है, उनकी ये शिनाख्त रही है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि किसी के सामने अपनी उस कमी को कभी जाहिर किया हो, कभी किसी के सामने कहा हो कि मुझे जरूरत है किसी चीज की। उन्होंने बहुत थोड़े के अंदर ही अपनी उसको गुजारा किया। बशीर बद्र के एक शेर से उसको वो करता हूँ कि इन्हीं पत्थरों को तमाम शब में शिकम पे बांध के सो रहूं। शिकम पेट को कहते हैं। सेठी जी सही कह रहे हैं। इन्हीं पत्थरों को तमाम शब में शिकम पे बांध के सो रहूं, मुझे माले मुफ्त हराम है, मुझे दे तो रिज़्क़ हलाल दे। तो ये प्रकाश सानी थे जो हमेशा हलाल की रिज़्क़ में बिलीव करते थे। खैर इसी क्रम में मैं अब जिसको आवाज दे रहा हूँ वो हमारे शहर की बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं और बहुत सी संस्थाओं के अंदर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज के अंदर, और अभी भी हिंदी साहित्य सम्मेलन को बहुत सालों से अपने मैं उसे कहूँ कि एक तरफा चंद लोग कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोद कर फरहाद हो गए। प्रकाश रानी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त दोपहर के भी थे, दोस्त शाम के भी थे। दोपहर को मैं उनकी दुकान पर कई बार जाता था, हर रोज नहीं जाता था। और रेलवे पार्क में शाम को हम दोनों रोज मिलते थे और कई वर्षों तक हमने इकट्ठी सैर की है। 6-7 चक्कर वहां पर लगाते, उसके बाद बेंच पर बैठ जाते। बेंच पर बैठने के बाद वे अपनी जेब से कुछ खत निकालते और कहते, देखो मैंने उस शायर को 2 शेर भेजे थे और उन्होंने मुझे जो टिप्पणी करके भेजी है, ये देखो आप पढ़ो इसको।
ये लगभग हर रोज का सिलसिला था। हर रोज ऐसा होता था, वो कहीं ना कहीं उनके पास खत आते रहते थे, वे शेर लिखते रहते थे, भेजते रहते थे। उसके बाद हम रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ते थे, हर रोज मुड़ते थे, और प्लेटफार्म पर किसी बेंच पर बैठ जाते, फिर उठते, वे चाय बनवा करके लाते 2 कप, मैं पकौड़े लाता, हम दोनों आराम से खाते रहते, पीते रहते। उसी समय रेलगाड़ी आती थी, रेलगाड़ी आती, हम देखते लोगों को चढ़ते हुए, लोगों को उतरते हुए। रेलगाड़ी चली जाती, फिर भी बैठे रहते, और जब जैसे रात होने वाली है तब हम वहां से चल पड़ते। ये रोज का सिलसिला था, हर रोज ऐसे होता था। दुकान जो बड़ी थी इनकी, वहां भी मैं ग्राहक था। दुकान जब छोटी हो गई तब भी मैं वहां जाता था। इनकी छोटी सी दुकान पर, जो कि उनके मालिक ने दे दी थी उनको कि आप यहाँ पर काम करते रहिएगा, वहां मैंने देखा कि कपड़े सिलाने वाले लोग कम होते थे और शायर अधिक होते थे। कभी सेठी साहब आ रहे हैं, कभी रेणु जी आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और वे अपनी गजलें सुनाते थे और सुनते भी बड़े ध्यान से थे, तन्मयता के साथ। लोग कहते कंजूस बहुत थे, मैंने उनकी कंजूसी देखी नहीं। अगर वहां पर कंजूस होते तो मैं ही पकौड़े लाता, मैं ही चाय लाता, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं था जबकि वो चाय बनवा करके नहीं आए और अपने पैसों से। इनकी दुकान पर आता, अगर मैं अकेला होता और ना कोई बैठे होते 2-4, तो फिर मुझे कहते चलो कॉफी पिलवा कर लाता हूँ। हम कॉफी की दुकान पर जाते, उनका हिसाब चलता था वहां पर, बस पी करके उठ करके वापस आ जाते। तो इस तरह से बहुत ज्यादा मेरा उनके साथ बहुत अधिक संबंध था। मैं उनको बहुत पसंद करता था, क्योंकि वे कबीर की पंक्ति में रहने वाले शायर थे। जैसे कबीर फक्कड़ थे, ऐसे ये भी फक्कड़ थे। और इनको मैंने बड़ी दुकान भी देखी है, जब मालिक ने वापस ले ली। छोटी दुकान भी देखी है, और जब वो भी ले ली तो छत भी देखी है। छत पे एक कमरा था उसी दुकान के ऊपर, फिर वहां बैठा करते थे। हर जगह मैं गया हूं और बहुत बार गया हूं। हालांकि उर्दू मुझे नहीं आता इतना, शायद आपको इस बात का पता ही नहीं है कि वे बहुत बड़े टेलर मास्टर थे। उन्होंने यहां नहीं रहे, वो शिमला में भी रहे बहुत देर तक, शायद जयपुर में भी रहे, कई स्थानों पर रहे वो, और कहते थे कि मैंने बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे उस्तादों से जो है मैंने ये सब कुछ बनाना सीखा। श्रीनगर में भी रहे। हाँ, श्रीनगर में भी रहे। तो इस तरह से एक और बात जो मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छे टेलर मास्टर थे। ये सूरज थिएटर जो है, इसमें पिक्चर देखने हम जाते थे तो इंटरवल में इनकी एडवर्टाइजमेंट होती थी, इनकी दुकान की एडवर्टाइजमेंट होती थी वहां पर। ये कोई छोटा मोटा टेलर मास्टर कैसे दे सकता है किसी थिएटर के अंदर? तो ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो कुछ भी बनाते थे, चाहे कमीज बनाए या पैंट बनाए, वो बनाए पूछ करके बताते थे कि भाई मैं ऐसे बना रहा हूँ,
आपको अच्छी लगेगी और मुझे तो ये अच्छी लगती है। तो इस तरह बहुत सी बातें जो उनके साथ वहां पर बैठना ये बताता है कि मुझे कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, अपने आप को बड़ा नहीं समझता, मैं साधारण व्यक्ति हूँ। एक बड़ा व्यक्ति जब अपने आप को साधारण कहता है वो बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से आज वो सीट खाली पड़ी है। अब भी अंतिम बार जब मैंने उनको देखा तो उस समय उनके चेहरे मुंह के अंदर जो है कैंसर हो गया था, मुंह फूल गया था। मैंने उनको कहा ये क्या हो गया भाई? कहते कुछ नहीं, हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात ऐसे। और उनके कुछ शेर सुनाता हूं आपको, पारिवारिक शेर है। फिक्र घर में जवान बेटी का बाप की उम्र कम कर देता है। फिक्र घर में जवान बेटी का बाप की उम्र कम कर देता है। सामाजिक एक है, कौन पूछेगा किसको फुर्सत है, कौन पूछेगा किसको फुर्सत है, मुसाफिर क्यों अकेला है खड़ा। व्यक्तिगत शेर है, जैसे वो अपने जीवन पर को लेकर के बहुत अच्छा शेर है। दुखों की धूप में चलता हूँ, दुखों की धूप में चलता हूँ, पांव जलते हैं, ये छाले फूट फूट आंसुओं में ढलते हैं। दुखों की धूप में चलता हूँ, पांव जलते हैं, ये छाले फूट फूट आंसुओं में ढलते हैं। निर्धनता पर उन्होंने लिखा है, तरसते हैं निवाले को जो भूखे पेट सोते हैं, कहाँ उठती किसी की आंख इन गुर्बत के बारों पर। और सानी की फकीरी देखिए, वो दुश्मनों में रहता है दोस्तों की तरह, वो दुश्मनों में रहता है दोस्तों की तरह, न किसी बात का दिल में मनाव रखता है। व्यक्तिगत बात ही है, जैसे वो हमें एकदम छोड़ करके चले गए, कौन कब मिलके बिछड़ जाए कहाँ, ता उम्र भर कौन किसका हम सफर है। कौन कब मिलके बिछड़ जाए कहाँ, ता उम्र भर कौन किसका हम सफर है। और गरीबों के दुख और दर्द की कथा है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत शॉर्ट में अपनी बात करें। उद्गार हैं आपके, आप जरूर पेश करें, लेकिन थोड़ा सा Upon their spears and heaven watered with tears, it is while his work to see, he who made the lamp and made thee. सजनों, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हम लाल किले के पास जा रहे थे और वहां विलियम ब्लेक ने ये कहा, हम हर साल होली थर्सडे मनाते हैं, बच्चे भूखे हैं। सवाल उठता है भूखे मारे किसने? जहां तक सानी जी की बात है, he was an epitome of goodness। और यही पीएनबी में मैं तनख्वाह लेने जाता था और उनकी तीखी आंखें, एक उकाब शब्द बोलना था सर ने, he has hawks eye, चेहरा कितना ही उदास हो, मन में कितनी गमगीनी हो, जैसे ही मैं दिखाई दे जाता एकदम आंखों में चमक आ जाती, चेहरा चमक उठता। और वो दुकान के आई कबल कहा कि सेंटी में छोटा बक्सा था, वहां बैठ जाते, निकाल के प्रेम की गजलें। मतलब मुझे उर्दू 10वीं के बाद थोड़ा थोड़ा सीखा, मैं थोड़ा ही समझता हूँ, लेकिन तब कर पड़ता था। मैं बहुत मुतासर हूँ उस आदमी से और ये किताब पढ़ूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन वक्त की नजाकत है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहूंगा कि पत्थर पानी और पसीने में फर्क होता है, पत्थर और नगीने में फर्क होता है, अपना अपना अंदाज है यारो, जीने और जीने में फर्क होता है। सहारा किसको मंगते हो, सहारा कौन दिंदा है, वह तो एक सुपना सी, भला सुपना उदाहरा कौन दिंदा है। थैंक यू। मजलिस को हम इंतकाम की तरफ लेकर के आते हैं। मैं बुलाऊंगा
विर्क जी को तरकीबें कई सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, और ये जरूरी है कि आंखों का भ्रम कायम रहे, नींद रखो या ना रखो सपने मयारी रखो। और ऐसे मयारी अल्फाज वाले, ऐसे मयारी शख्सियत वाले स्वर्ण सिंह विर्क जी, एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत कीजिए अध्यक्ष मंचासीन प्रोफेसर आरपी सेठी कमाल, प्रोफेसर रूप देवगुण जी, रमेश शास्त्री जी, अश्विनी जी, उपस्थित जनों, आज का ये कार्यक्रम नहायत एक सफल आयोजन रहा, जिसमें अब तक जितने भी वक्तागण मंच पर आपके समक्ष आए, सभी ने श्री सानी जी की शख्सियत व उनकी रचना के साथ पूरा न्याय किया। उनकी रचना पर निजात जी ने सुंदर शब्दों में जिक्र किया, उनके कलाम पर प्रोफेसर सेठी जी, उन्होंने बहुत गहरे पैंट लगाकर वो जो छिपे हुए हीरे मोती आपके समक्ष बखेरे। प्रोफेसर रूप देवगुण जी, पार्क उदास है, वो चाय वाले, वो पकौड़े वाले अब क्यों नहीं आते हैं। इतनी आत्मीयता से जो समय उनके साथ गुजरा, उसका चित्रण अनूठी शैली में, जैसे हम कोई रेखा चित्र सुन रहे हैं, इतने शानदार अंदाज के साथ जो आया। तो बराड़ साहब ने अपने ढंग से, उनकी आंखों की जो चमक थी, मैं इन दोनों को एक समान समझता हूँ। हरभजन सिंह रैणों की एक कविता जो हिंदी में अनुदित हुई, तुम कबीर मत बनना, मैं समझता हूँ कि वो जब कबीर के बारे में सोचते थे तो उनके आगे सानी का चेहरा आ जाता था, प्रकाश सानी का। और हरभजन सिंह रैणों का एक जो सानी जी का शेर यहाँ पढ़ा गया, जिसका भाव कुछ इस तरह है कि जो चले थे दुनिया को बदलने, वक्त के सांचे में डालते देखे, तो हरभजन सिंह रैणों एक एक करके तोड़े जिन्ना संघर्षी अपने ही जाले में घेरदे वेखे ने। चंगा कीता तू भी तरला मार लिया, मैं बुत बथेरे घेरदे वेखे ने। ये ऐसे जो संसर्ग दोनों बड़े साहित्यकारों का अक्सर हुआ करता था, ये उसी मेल जोड़ का नतीजा था कि दोनों की शायरी की धार जो है वो एक दूसरे को देखकर हौसला भी होता है कि हमारे जैसे और लोग भी हैं, कि हम इस बड़ी दुनिया में अकेले नहीं हैं। ये उनकी दोस्ती, मैंने जब भी उनको मैं मिला देखा, ज्यादातर रैणों जी की दुकान पर ही, जहां मेरा जाना आना भी 1973 से, जब से मैं ला करके सिरसा में आया, 73 से 80 तक कोर्ट में जाया करता था, तो दोपहर का समय या शाम का समय रैणों जी की दुकान पर वहीं सानी जी के साथ सिरसा में ऐसे ही सुरेंद्र वर्मा हुआ करते थे बहुत पहले, बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, शायर। और सानी जी, उनकी रचनाओं के बारे में जितनी चर्चा की गई यहाँ, कि वो अभावग्रस्त लोगों के शायर हैं, वो जो सामाजिक विसंगतियां हैं उन पर अंगुली उठाते हैं, वो जो वैमनस्यव है, जो समाज को बांटना चाहते हैं, विभाजनकारी राजनीति, उसको अपने फोकस में लाते हैं, अमन के गीत गाते हैं। ये उनकी शायरी का, और वो समझते हैं कि अमन में, शांति में मनुष्य विकास कर सकता है, और फाका कशी को, ये जो मंदहाल की जिंदगी को, वो इसको बदलने के लिए वो भी उत्सुक थे।
जो शायर, कवि, लेखक वर्तमान स्थिति जो आदमी के रहने योग्य नहीं, जो इसके लिए लोगों के मन में नफरत पैदा करता है, वो दरअसल एक बड़ा क्रांतिकारी कार्य कर रहा होता है। उस समय इस ढंग से हम कह सकते हैं कि उनकी ये कविता क्रांतिकारी कविता की कोटि में भी आती है। शेरों पर बहुत सी बात हो गई, एक दो शेर पढ़ के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि वापसी का सफर लंबा है और मेरे साथी का मेरे से आग्रह भी है कि अंधेरे से पहले पहले हर कदम पे मुसीबत है सानी, हर कदम पे मुसीबत है सानी, जिंदगी है कि कोई बड़ा है। और अक्सर हम बड़ी बड़ी आशाएं पालते हैं, पर वो सभी की आशाएं, सानी जी की आशाएं तो पूरी हुई। जो उनके बच्चों ने जिस ढंग से उनकी याद को सहेजा है, 2 पुस्तकें अब तक छपवा पाए हैं, ऐसे शानदार योजनाओं का कार्यवंत किया। पर वो लिखते हैं, बुढ़ापे ने जिसे समझा सहारा, वो बेगाना दिखाई दे रहा है। आजकल अक्सर ज्यादा माता पिता जो हैं वो वृद्धाश्रमों की ओर जा रहे हैं, ये भी हमारे योग की एक बड़ी बात है। बेबस की आबरू से खेलते हैं अहले जार, जुल्म और सितम से आंख चराऊं मैं किस तरह। वो अत्याचारी की, जालिम की आंख में आंख डालकर देखने की हैसियत रखते हैं हमारे शायर प्रकाश सानी। वो वाकया ही लासानी है, उनका कोई सानी नहीं अपनी इस शायरी में, रचना में और शिक्षा के साहित्यिक क्षितिज पर उनका नाम, उनका अक्स ऐसे ही लंबे समय तक चमकता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सानी जी की याद में सर झुकाता हूँ। आप सबका जिन्होंने लंबे समय तक इस कार्यक्रम को बड़े धैर्य के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ सुना है, देखा है, आप सबके प्रति आभार। रमेश शास्त्री जी को कृपया दीजिए। टिप्पणी करने के लिए प्रोफेसर भूपदेव गुंज जी, राजकुमार बजाज जी कृपया आए। सुरजीत सिरडी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आए। और रजनीश पिपला जी इसके बाद आए।